नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडीज पर स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिवाद चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में 35 प्रश्नों को कर चुके हैं। इसमें साथियों टोटल 65 प्रश्न हैं। तो अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है। अब देखिए, विकल्प दिया है जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रास, डेविड ईस्टन या चार्ल्स मेरियम। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है डेविड ईस्टन। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए एक सेकंड, देखिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय डेविड ईस्टन को है, जबकि वह जो है कि उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक भी है। व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय मेरियम एवं उनके सहयोगियों को दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन साथ है क्वेश्चन नंबर 37, पूछा कि इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया। डेविड ईस्टन, लिप्सेट, ग्राहम वालास या गैब्रियल ऑमंड। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों डेविड ईस्टन। ऑप्शन ए देखिए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था। पूछ रहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था। कार्ल पॉपर, लॉर्ड ब्राइस या डेविड ईस्टन या एमिल बोरेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों डेविड ईस्टन। ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, पूछा कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को, रूसी राजनीतिक विचारकों को, एशियाई राजनीतिक विचारकों को या अफ्रीकी राजनीतिक विचारकों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स बियर्ड, एल लॉवेल, आर्थर पेंटले के नेतृत्व में अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। पूछ रहा व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन या चेस्टर बर्नार्ड या हर्बर्ट साइमन या रॉबर्ट प्रेस्थस। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों डेविड ईस्टन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्नानुसार व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन को माना जाता है। ईस्टन ने वर्ष 1935 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया। व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है। प्लेटो, रोसो, टी.एच. ग्रीन या डेविड ईस्टन। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा डेविड ईस्टन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्यवहारवाद के उद्भव, विकास और संशोधन में डेविड ईस्टन का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि व्यवहारवादी उपागम का जन्म वर्ष 1940 के दशक में कहाँ हुआ। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अमेरिका में हुआ था व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 में। देखिए, व्यवहारवादी उपागम का जन्म अमेरिका में हुआ था वर्ष 1940 के दशक में। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक व्यवहारवाद के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं। अब क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों कि व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं प्रोढन, मैकियावेली, मैकाइवर, चार्ल्स ई मेरियम। तो व्यवहारवादी आंदोलन के जो बौद्धिक जनक हैं वो है चार्ल्स ई मेरियम। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया। जे बेंथम, जे एस मिल, टी.एच. ग्रीन या ई बार्कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जे एस मिल। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जे एस मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है। मिल का मत है कि मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो संपत्तिशाली हो और जो राज्य को कम या अधिक मात्रा में कर देते हैं। रूसो ने कहा है कि प्रभुसत्ता जनता में रहती है। इसका तात्पर्य है कि मताधिकार प्रत्येक वयस्क को मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से, अब अगला सवाल है देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पूछा कि निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ता है। बी.एफ. स्किनर, डेविड ईस्टन, लियोनार्ड वाइट या सुमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों
B.F. स्किनर। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, B.F. स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी एवं सामाजिक दार्शनिक तथा एक कुशल शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कबूतर एवं चूहे पर अपना प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया तथा अपने शोध के माध्यम से मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, प्रयोजन एवं प्रेरणा का महत्वपूर्ण विचार दिया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 कि उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। प्रविधि से पूर्व सार या सामाजिक परिवर्तन पर बल या कर्मनिष्ठ विज्ञान या सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो इनमें से आधारभूत लक्षण नहीं है साथियों, वह है सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की तीव्र आलोचना अवश्य की, परंतु उसने परंपरावाद को फिर से स्थापित करने का समर्थन नहीं किया। इसलिए सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। व्यवहारवाद के खतरे के रूप में, व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, या व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, या परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, या संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है साथियों, वह संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के समयानुकूल संशोधन के रूप में अस्तित्व में आया था। अतः न तो यह व्यवहारवाद के लिए खतरा था, न ही व्यवहारवादी शोध को महत्व देता था, और न ही पुनः परंपरावादी दृष्टिकोण की स्थापना का प्रयास था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता में पूछ रहा विकल्प में दिया है कि परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो एक प्रमुख विशेषता वो यही है कि यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, व्यवहारवाद बदली हुई परिस्थितियों का समाधान नहीं कर पा रहा था, उसकी जड़ता को समाप्त करने और मूल्य सापेक्ष तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के रूप में अस्तित्व में आया। अब क्वेश्चन नंबर 49 है साथियों कि निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, या राजनीतिक दलों की व्याख्या में, या दबाव समूहों की व्याख्या में, या राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। देख लीजिए व्याख्या। देखिए, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करने हेतु होता है। राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की देन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि किसी भी पर्यावरण में जिस ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है उसे प्रणाली कहा जाता है। डेविड ईस्टन ने अपनी नई कृति अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस मतलब राजनीतिक विश्लेषण का ढांचा 1965 में राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किया। इसके अनुसार राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत या निवेश कहते हैं। यह प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करती है उन्हें निर्गत कहा जाता है। ये निर्गत पर्यावरण बाहरी पर्यावरण में जाकर उसके तत्वों से क्रिया करते हैं जिससे नए आगत अस्तित्व में आ जाते हैं और ये आगत पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली में वापस चले जाते हैं और इस तरह एक जटिल चक्र पूरा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ज्ञान अपने आप में साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, या निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल, मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है साथियों वह है कि निर्णयन प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल। व्याख्या देख लीजिए इसकी। देखिए, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम को दूसरे विश्व युद्ध के बाद महत्व मिला। इस उपागम की मुख्य विशेषता यह थी कि राजनीति वैज्ञानिकों ने परंपरागत
विधियों का परित्याग करके मनुष्य और राजनीति के बारे में अपने सिद्धांतों को विस्तृत अनुभवमूलक साक्ष्य के आधार पर स्थापित करने का प्रयत्न किया और विचारधारा या मूल्यपरक मान्यताओं से अपना नाता तोड़ लिया। इस उपागम के अंतर्गत व्यक्ति और समूह की निर्णय प्रक्रिया को राजनीतिक व्यवहार का निर्णायक तत्व मानकर उसकी व्याख्या दी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत या समग्रता। तो डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण जो इनमें से नहीं है वह लक्षण है प्रासंगिकता का सिद्धांत। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के निम्न आधार तत्व एवं लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। पहला है नियमन, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी पद्धति, चौथा परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य, छठा है व्यवस्थाबद्धीकरण, सातवां है शुद्ध ज्ञान तथा आठवां है समग्रता। अतः प्रासंगिकता का सिद्धांत ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों कि व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या आदर्शवाद से। तो व्यवहारवाद जो प्रेरणा लेता है साथियों वो प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। देखिए, व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। तार्किक व अनुभवजन्य प्रत्यक्षवाद से किसी का व्यवहार निर्धारित होता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, रेलेवेंट, विश्वस्त, रिलायबल और प्रामाणिक, वैलिड मानता है। प्रत्यक्षवाद के समर्थक यह मांग करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को प्रामाणिक रूप देने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुरूप ढालना जरूरी है। इसलिए व्यवहारवादी तार्किक प्रत्यक्षवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। अब अगला क्वेश्चन साथी क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है कि उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? हेराल्ड लॉस्की ने, लॉसवेल ने, चार्ल्स बेल ने या डेविड ईस्टन ने? तो उत्तर व्यवहारवाद की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है वह डेविड ईस्टन ने किया है। व्याख्या देख लीजिए। 20वीं शताब्दी के अंत में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तात्कालीन प्रवृत्तियों पर प्रबल प्रहार किया और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शंखनाद किया। उत्तर व्यवहारवाद की दो मुख्य मांगे थी। पहला क्या थी? प्रासंगिकता, दूसरा थी कार्रवाई, मतलब कि रेलेवेंस और एक्शन। और वर्ष 1950 के दशक में व्यवहारवाद की वकालत करने वाले डेविड ईस्टन ने वर्ष 1960 के दशक के अंत में व्यवहारवाद पर कड़ा प्रहार किया। वर्ष 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी क्रांति को एक नया मोड़ देते हुए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। उसने कहा कि हमें अपनी पुरानी धारणाओं को आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन करके अपनाना चाहिए। ईस्टन के अनुसार राजनीति में शोध आवश्यक है, परंतु शोध में तकनीक की अपेक्षा उद्देश्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा राजनीति का अध्ययन सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। तो यह था क्वेश्चन नंबर 53 साथियों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थीं? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों कि उपागम की दो मुख्य मांगे प्रासंगिकता एवं कार्रवाई जो थी यह उत्तर व्यवहारवाद की जो दो मुख्य मांगे थीं। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों कि उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? लॉसवेल को, एप्टर को, लुसियन पाई को या डेविड ईस्टन को? तो उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में क्रांति है, इसका श्रेय साथियों डेविड ईस्टन को जाता है। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है उपादेयता पर, कृत्य पर, ए और बी दोनों पर या उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। तो उत्तर व्यवहारवाद साथियों जो है कि उपादेयता और कृत्य दोनों पर बल देता है, मतलब रेलेवेंसी पर और उसके साथ साथ एक्शन दोनों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 56 का सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता या प्रासंगिकता, रेलेवेंस तथा कृत्य या कार्यात्मकता, एक्शन दोनों पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उद्घोषणा डेविड ईस्टन ने 1969 में ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया। डेविड ने कहा कि राजनीति विज्ञान को शोध और अध्यापन को समसामयिक समस्याओं के साथ संगति
बैठाना चाहिए तथा साथ ही उसके प्रति कार्यशील भी होना चाहिए, जिससे कि राजनीति शास्त्र को इतना प्रगतिशील बनाया जा सके कि वह किसी भी सामाजिक व राजनीतिक समस्या का समुचित हल प्रस्तुत कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 57 है साथियों कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने जो है कि पूंजीवाद समाज की सांस्कृतिक आलोचना किस बात को लेकर के की है। तकनीकी प्रभुत्व, पूंजीवादी प्रभुत्व, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व। व्याख्या देख लीजिए। देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी दर्शन का वर्णन करता है। तो हमको आपको ये भी याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल किस विचारधारा किस दर्शन का जो है कि वर्णन करता है। तो यह नियो मार्क्सिज्म का वर्णन करता है, जिसे वर्ष 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था। तो नियो मार्क्सिज्म को कहाँ विकसित किया गया था साथियों 1930 के जो है कि डिकेड में जर्मनी में विकसित किया गया था। और हर्बर्ट मार्क्यूजे, इनका भी नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्रॉम तथा यूर्गेन हैबरमास जैसे विचारकों ने पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की है। पूंजीवाद वर्तमान में शिक्षा, संस्कृति और उदार प्रणाली के आधार पर स्वयं को वैध बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका प्रभाव आर्थिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है साथियों, इनमें से किसने कहा है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति जो है वह समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। A.R. बाल या डेविड ईस्टन या गैब्रियल ऑमंड या लिपसेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीति को समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। देखिए वर्ष 1908 में अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें ईस्टन एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक हैं। ईस्टन ने व्यवहारवाद सिद्धांत के माध्यम से वर्ष 1950 के दशक में अपने विचारों की व्याख्या की। इनके अनुसार मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आवंटन होना चाहिए। यदि यह आवंटन विशेष वर्ग के लिए होता है तो समाज में अशांति एवं अराजकता का वातावरण होगा। अतः समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सिद्धांत परम आवश्यक हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है। व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक हित के मध्य विभाज्य दीवार, या व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, या डी है कि सामाजिक हित और कल्याण परंपराओं से आबद्ध हैं। तो 59 का जो सही जवाब है साथियों वो ये है कि समाज कल्याण की सही संरचना पूछा है क्या है। तो समाज कल्याण की सही संरचना दिए गए विकल्पों में विकल्प सी है, जो दिया है कि व्यक्ति को लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। तो व्याख्या देख लीजिए। देखिए व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकार करते हुए समाज कल्याण सिद्धांत लोक कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता। भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों के साथ कुछ उपबंधों को जोड़कर समाज कल्याण की दृष्टि से निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं साथियों कि एक संतुष्ट सुअर से पूछ रहा है कि एक असंतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। यह कथन किसका है। बेंथम के सुखवाद से, J.S. मिल के व्यक्तिवाद से, अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, या अधिकतम लोगों के गणतंत्रवादी दर्शन से। तो इसका जो संबंध साथियों यह है कि J.S. मिल के व्यक्तिवाद से इसका संबंध है। देखिए उपयोगितावाद के जनक बेंथम का दावा था कि राज्य को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लोगों को अधिकतम हित करना चाहिए। इन्होंने उपयोगिता का महत्व परिणाम के आधार पर बताया, अर्थात यदि कविता पढ़ने एवं कंचा खेलने में समान आनंद आता है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। J.S. मिल ने इसका खंडन करते हुए इनमें गुणात्मक भेद को स्पष्ट किया तथा कहा है यह एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात का जीवन अच्छा है। इस प्रकार मिल तात्कालिक परिणाम के साथ साथ उसके दीर्घकालीन गुणात्मक महत्व पर ध्यान देता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं साथियों, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। बेंथम, रूसो, हेगल या मिल। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों मिल।
देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगल, ग्रीन, बोसांके, बेंथम। तो इनमें से जो आदर्शवादी विचारक नहीं साथी वो बेंथम आदर्शवादी विचारक नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिवादी या इसको कह सकते हैं कि उपभोक्तावादी या उपयोगितावादी है। तो देखिए प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट और हीगल और टी.एच. ग्रीन एवं बर्नार्ड बोसांके, ये सब आदर्शवादी विचारक है। बेंथम कैसा विचारक है? उपयोगितावादी विचारक है। अब देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स या लॉक। तो यह कथन है साथियों मैकियावेली का, बहुत इंपॉर्टेंट कथन, कई बार पूछा भी जाता है। देखिए मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में शासक को किसी भी नागरिक की संपत्ति छीनने का स्पष्ट विरोध किया है। उपर्युक्त कथन इसी संदर्भ में है। तो इस तरह से साथियों जो है कि व्यक्तिवाद से संबंधित जितने सवाल थे वो कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जिस चैप्टर को हम कराएंगे वो है उदारवाद एवं उपयोगितावाद। तो साथियों इसी तरह से हमारे साथ आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।